नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। इस वक्त हम मंगलोर विधानसभा क्षेत्र में हैं। ये उत्तराखंड में पड़ता है। यहाँ पर बाईपोल होने वाले हैं। एक तो मंगलोर में बाईपोल है और दूसरा बद्रीनाथ में। ये दो जगह बाईपोल होने वाला है और बहुत जल्द यहाँ पर वोटिंग होने वाली है। और भाजपा ने पुरजोर तरीके से ये कोशिश की है कि यहाँ पर उनका प्रत्याशी जीते और जनता से कनेक्ट करने का हर मुद्दा भाजपा ने उठाया है, चाहे वो किसानों से जुड़ा हो, चाहे महिलाओं से जुड़ा हो, चाहे शिक्षा से जुड़ा हुआ हो। और चाहे किसानों की जब हम बात करते हैं तो हमें ये किसानों तक संदेश पहुंचाना होता है कि उनके लिए इस चुनाव में क्या, और मंगलोर के निवासियों के लिए खास तौर पर इस बार भाजपा क्या लेकर आई है। हमारे साथ इस वक्त गणेश जोशी जी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर हैं ये। एग्रीकल्चर का इनका प्रोफाइल है, रूरल डेवलपमेंट का इनका प्रोफाइल है। आपसे मैं ये प्रश्न पूछना चाहूंगा कि इस बार मंगलोर के मुख्य मुद्दे, क्योंकि आप जनता के पास गए, जनता के बीच गए, आपने उनसे कनेक्ट किया, क्या मुख्य मुद्दे रहे? क्योंकि आप कृषि को भी समझते हैं और ग्रामीण आबादी को भी समझते हैं। सभी चीजों के लिहाज से इस बार मंगलोर की जनता क्या चाहती है, क्या मूड है? देखिए, मैं आज चुनाव प्रचार में सुबह से यहाँ पर हूँ। अभी तक मैं निजामपुर और बुलपुर में 2 सभाओं को संबोधित करके आया हूँ। तीसरी सभा में मैं जा रहा हूँ। जो यहाँ के लोगों से मैंने बातचीत की है, इस विधानसभा का दुर्भाग्य रहा है कि पिछले कई वर्षों से मैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का विधायक नहीं था, जिसके कारण यहाँ की जो मूलभूत समस्याएं हैं, जितने भी जनप्रतिनिधि यहाँ से चुने गए जी। और देहरादून में जाने के बाद वो यहाँ के अपने क्षेत्र को भूल गए। उदाहरण के लिए राशन कार्ड, जो एक गरीबों के लिए बहुत ही एक आवश्यक वो है। मुझे कई लोगों ने बताया कि साहब हमारे राशन कार्ड नहीं बने। जहाँ प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान कार्ड देश में शुरू किया, वहीं हमारे मुख्यमंत्री जी ने यहाँ हर एक व्यक्ति के पास आयुष्मान, लेकिन यहाँ के लोगों के आयुष्मान कार्ड नहीं बने। तो मुझे बड़ा कष्ट हुआ। मैंने उनसे कहा कि हमने आपको भरोसा दिलाते हैं, क्योंकि चुनाव में हम वायदा नहीं कर सकते। क्योंकि आज जो व्यक्ति इस क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है, करतार सिंह भड़ाना, मैं उनका सोशल मीडिया पर एक भाषण देख रहा था। उन्होंने कहा, क्योंकि राजनीति में सेवा करने के लिए आए हैं। पूर्व में भी 2012 में उत्तर प्रदेश से विधायक रहे हैं और अपने आप में एक संपन्न व्यक्ति हैं। उन्होंने, जो लोग राजनीति से पैसा कमाने से, ऐसा उनका कोई ध्येय नहीं है। उन्होंने कहा कि जितना पैसा 2.5 साल के अंदर इस विधानसभा के विकास के लिए मुझे सरकार से मिलेगा, उतना ही पैसा मैं खर्च करूंगी। तो निश्चित ही यहाँ का विकास होगा और लोगों पर एक विश्वास जगा है। यही कारण है कि छोटी छोटी सभाओं में ही, आज सुबह ही हमने सभा के लिए यहाँ पर अनुरोध किया था और एवरेज 500-600 आदमी उसमें थे जी। कल भी 3 सभाएं हमारी लगी हैं। तो आज लोग परिवर्तन देखना चाहते हैं इस विधानसभा के अंदर। वो देखना चाहते हैं कि यहाँ पर पूर्व में बसपा का प्रतिनिधित्व रहा, कांग्रेस का रहा, और उन्होंने इस क्षेत्र के विकास के लिए कुछ नहीं किया। अगर आज क्षेत्र का विकास हुआ है तो धामी जी ने किया जी। और क्योंकि एग्रीकल्चर बेल्ट है, जब मैंने वहां पर कई लोगों के हाथ खड़े करवाए, मैंने पूछो कि किसान सम्मान निधि कितने लोगों को मिली, तो लगभग 70% लोगों ने हाथ खड़े किए। तो अगर किसानों की चिंता करते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे पहले अगर उन्होंने किसी पत्रावली पर साइन किया तो किसान सम्मान निधि की थी। बिल्कुल। 20,000 करोड़ रुपया की 17वीं किस्त किसानों को जारी की है। वहीं प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की दूसरी फाइल उन्होंने पत्रावली पर उन्होंने सिग्नेचर किया है कि 3 करोड़ से अधिक ग्रामीण के लोगों को हम आवास देंगे जी। तो इस बात का प्रतीक है कि प्रधानमंत्री अगर सोचता है तो गरीब के बारे में सोचता है, किसान के बारे में सोचता है। और विकास एक बहुत बड़ा मुद्दा इस विधानसभा क्षेत्र में है। और धामी जी ने जब से कमान संभाली है, उनके नेतृत्व में हम कोई भी चुनाव नहीं हारे हैं। उनका जो स्ट्राइक रेट है बिल्कुल 100% रहा है, लोकसभा में भी और लोकसभा के अंदर भी 5 की 5 सीटें, जबकि कई चैनल और बीबीसी कह रहा था 3-2, कोई 4-1 कह रहा था। भारी मतों से हमने जीती हैं और मैं पूरे भरोसे के साथ आपसे कहना चाहता हूं कि मैं उनके कैबिनेट का एक सदस्य हूं, उनसे बहुत नजीकी मेरी है। जी।
दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है और जो माननीय मुख्यमंत्री जी का स्ट्राइक रेट है वो बराबर कायम रहने वाला है, ये मैं कहना चाहता हूँ। बिल्कुल, आपने एक तो किसान सम्मान निधि की बात की। मुख्य तौर पर जब भाजपा जनहित के कार्य कर रही है, देखिए यहाँ पर आयुष्मान योजना का भी आप जिक्र करें, तमाम चीज़ों की बात आप करें कि भाई आपने, और मुद्रा योजना, तमाम चीज़ें आप करते हैं। क्या ऐसी चीज़ रह जाती है कि विपक्ष एक तरीके से भाजपा के खिलाफ माहौल बनाने का प्रयास कर लेता है? इस बार अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो उसके जो परिणाम आए, जो कोशिश बहुत अच्छी की गई भाजपा के द्वारा, पहल कहीं अच्छी अच्छी उठाई गई, लेकिन पूरा विपक्ष जब एक साथ होने की बात कर रहा था, हालांकि अकेली कांग्रेस की भी ज़्यादा, टोटल अगर अकेली भी खड़ी होती तो ज़्यादा सीटें नहीं थी, 99 सीटें अगर उनकी बात करें, लेकिन अब विपक्ष भी तो खुद को दिखाता है कि हम मजबूत हैं। नहीं देखिए, और खासतौर पर मुसलमानों के वोट लेने का प्रयास जिस तरीके से, और वो मंगलौर के क्षेत्र में भी रहेगा महत्वपूर्ण। देखिए उसको मैं आप आपसे कहना चाहता हूँ, जहाँ तक उत्तराखंड की बात है, उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा नुकसान हमको उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ। आपने देखा हो कि हमने जो 400 प्लस का नारा दिया था, हम जनता को ये नहीं समझा पाए कि हम 400 प्लस क्यों चाहते हैं, और उसको हमारे मित्रों ने, हमारे पक्षियों ने गलत इंटरप्रेट किया कि इनको अगर 400 मिल गई तो ये संविधान बदल देंगे। ये कुछ हद तक एक वर्ग को समझाने में कायम रहे, और एक बहुत बड़ा वोट बैंक जो मायावती जी का था, दलित वोट था, वो इनको ट्रांसफर हो गया, जिसका नुकसान यूपी के अंदर भारतीय जनता पार्टी को हुआ। और वहीं एक हमारे नेताजी ने भी थोड़ा कुछ एक गलत बयान दिया, जिसके साहब आए तो हम उसका भी एक गलत संदेश वो यूपी के अंदर गया, और जिसके कारण हमें नुकसान हुआ है। लेकिन जिस प्रकार से आपने देखा होगा, हमने मध्य प्रदेश के अंदर गेन किया पूरा। हमने जहाँ कहीं लोग उम्मीद नहीं करते थे, उड़ीसा में हमने सरकार बनाई, उड़ीसा में लोकसभा की सीटें हमारी अच्छी आई, आंध्रा में आई, तेलंगाना में आई। तो आज भारतीय जनता पार्टी, जो कहा जाता था कि एक उत्तरी राज्यों तक सीमित है, आज पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहचान बनाई है। अगर आप देख लें, इंडिया गठबंधन की सीटें देख लें, उनसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की अपनी अकेली सीटें हैं। तो ये कहना कि मोदी जी का जादू नहीं चला, ये सब मोदी जी का जादू चला। अगर आप देखें, जो लास्ट फेज में, आखिरी चुनाव, आखिरी फेज में जो लोगों को इन्होंने कुछ हद तक कन्विंस किया, उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को पड़ा। बिल्कुल ठीक है, लेकिन उत्तराखंड की अगर बात करते हैं तो देवभूमि, देवों की भूमि मानी जाती है, और हर चीज़ में प्रथम देखने को मिलता है, चाहे यूसीसी का मुद्दा हो, चाहे सीए का मुद्दा हो, चाहे हर चीज़ को डिफाइन करने की अगर बात हो, लिव इन रिलेशन तक, अगर हर चीज़ में आपकी सरकार ने एक पहल की है। देखिए, मैं अपने युवा मुख्यमंत्री धामी जी को शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। वो अगर उनको देखें, देखने में जितने सौम्य और सरल लगते हैं, डिसीजन लेने में उतने हार्ड डिसीजन लेते हैं, स्ट्रिक्ट है। अब आप देखिए, यूसीसी लागू करने वाला देश का उत्तराखंड पहला राज्य है। नकल कानून लागू करने वाला, जिसमें एक सख्त सजाओ का प्रावधान और जुर्माना है, वो काम किया है तो पुष्कर सिंह धामी जी ने किया है। लैंड जिहाद के खिलाफ 800 से अधिक मजारों को तोड़ने की हिम्मत अगर किसी ने है तो पुष्कर सिंह धामी जी ने की है। धर्मांतरण कानून लाने वाला अगर कोई राज्य है तो धामी सरकार है। तो इन्हीं फैसलों का प्रतिफल है कि जहां मोदी जी का उत्तराखंड से विशेष लगाव है, उन्होंने एक विशेष 10 साल के अंदर 20 लाख करोड़ से अधिक धामी जी के राज्य में हमारे प्रदेश की सरकार को मिला है, उससे यहाँ का विकास हो रहा है और इन चीजों का प्लस हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी पांचों की पांचों सीटें यहाँ से जीती है। वो पांचों सीटें और उसके बाद बाईपोल कहा यह जाता है कि रुझानी कहते हैं जब बाईपोल आता है और सरकार रहती है तो उसको फायदा मिलता है। क्या आपको लगता है इस बार आपको वो फायदा मिलेगा? क्योंकि लोकसभा के चुनाव, देखिए मैंने कहा कि सरकार की छवि, सरकार के काम, धामी जी की व्यक्तिगत छवि, उसका लाभ हमें मिलेगा। उनका स्ट्राइक रेट बरकरार रहेगा। दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से जीतने वाली है। मैं आज के यहाँ के माहौल को देखकर आपसे मैं कहना चाहता हूँ।
क्या है अगर आप बोले यहाँ के लोगों के लिए, मंगलौर के लिए, कि अगर वहाँ की जनता बोले भारतीय जनता पार्टी हमें ये देने वाली है, तो वो क्या आपके, अगर मैनिफेस्टो की बात की जाए या फिर जो आप वादे हैं आपके इस वक्त? देखिए, भारतीय जनता पार्टी यहाँ के लोगों को विश्वास देने वाली है, एक भरोसा देने वाली है कि क्योंकि देखिए लोग ये भी समझ रहे हैं कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। मान लिया उन्होंने एक सीट अन्य पार्टी को दे दी तो वो कुछ कर नहीं सकता। तो आज वोटर बहुत समझदार हो गया। वोटर अपने क्षेत्र का विकास चाहता है, अपनी विधानसभा का विकास चाहता है और निश्चित इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। और हमारे प्रत्याशी जो करतार सिंह भडाना जी का जो कद है, उस कद का लाभ है। जहां देखिए जब कई चीजें प्लस होती हैं, मोदी जी का आशीर्वाद, पुष्कर सिंह धामी जी की साफ सुथरी छवि और अपने प्रत्याशी का अपना कद, जब ये तीनों मिलते हैं तो उसके परिणाम सुखद होंगे, ये मैं कहना चाहता हूं। एक और सवाल आपसे ये, अगर मैं आपसे पूछूं कि चाहे आप बसपा की बात करें चाहे कांग्रेस की बात करें, एक तरफ काजी हैं और दूसरे बसपा के हैं, क्या ये मजहब की राजनीति में ज्यादा विश्वास रखते हैं? आपको ये लगता है कि भाई एक कोई और चेहरा भी हो सकता था अगर कांग्रेस की तरफ से, बसपा की तरफ से, अगर ये प्रश्न? क्योंकि यहाँ पर 60,000 करीब मुस्लिम वोट है, उतना ही अन्य वोट है। कांग्रेस चाहती तो किसी ने प्रत्याशी बुला सकती, लेकिन कांग्रेस ने हमें जाति और मजहब की राजनीति की है। यही कारण है कि उन्होंने एक बार फिर काजी जी को प्रत्याशी बनाया है, वहीं बसपा के मुस्लिम प्रत्याशी हैं। लेकिन मैंने कहा कि आज वो लोग भी समझ चुके हैं कि विकास कौन कर सकता है, क्योंकि अगर एक व्यक्ति वहां पर जाएगा, 2.5 साल का समय है, 6 महीने तो आखिरी में आचार संहिता उसमें निकल जाते हैं, चुनाव निकल जाते हैं, मात्र 2 साल का समय है, उसके बीच में भी पंचायत के चुनाव, नगर पालिका आचार संहिता लगेगी। तो उन्हें पता है कि अगर काम कर सकते हैं तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के प्रति उनका भरोसा बढ़ा है और भडाना जी यहाँ से भारी मतों से जीतने वाले हैं। तो आपने जो बात की कि अगर वो मजहब की राजनीति कर रहे हैं, जाति की राजनीति, अगर ये आपका आरोप है, तो फिर उस मजहब के लोगों को आपका भी तो कोई संदेश होगा कि एक मेरा ये है कि भाजपा ने अगर मुस्लिम महिलाओं के लिए हितों की उनकी बात की थी, मतलब एक तरीके से बहन मान के कि भाई आपके भी हित हैं, तो ये भी देखा गया था कि मुस्लिम महिलाओं ने भी आपको पिछली बार हमेशा वोट किया था। और इस बार के लिए कि अगर आप मुस्लिम समाज को भी अगर संदेश देना चाहें कि भाई क्योंकि घर आते हैं तो घर उनके नाम पे भी आते हैं, राशन आता है तो राशन उनके नाम पर भी आता है, जितनी सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं उसमें मुस्लिम भी जो हैं वो भी तो लाभार्थी हैं, पर ये फिर भी विपक्ष जो है प्रस्तुत ऐसा कर देता है कि नहीं। देखिए आज क्या एक ठीक एक बड़ा वर्ग इसको नहीं समझ सका है, लेकिन कुछ प्रतिशत लोगों तक हम इस बात को पहुंचा चुके हैं। सबसे ज्यादा हमारी योजनाओं का लाभ अगर ले रहे हैं तो हमारा ही समाज ले रहा है, क्योंकि हमारे हिंदू समाज में 2 या 3 बच्चे होते हैं, अच्छा 2 बच्चे होते हैं, इनके परिवार में जो 5 किलो फ्री राशन देते हैं, जहां आगे हमारे परिवारों को 20-25 मिलता है, उनको 40-45 को मिलता है। जो हमारी अन्य योजनाएं भी हैं, कभी ये देखकर नहीं दिया जाता कि ये हिंदू है या मुस्लिम है, सभी योजनाओं का लाभ इनको मिल रहा है और लोग इस बात को समझ भी रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो हमारी मुस्लिम समाज की बहनें हैं, तो 3 तलाक जो उन बहनों के लिए एक अभिशाप था, उसको समाप्त मोदी जी ने किया है। तो इसलिए अभी मुझे एक बहन मिली थी, क्या नाम, नूर बानो शायद नाम था उसका, तो मैंने ऐसे उनसे पूछा, मुझे लगता था कि शायद ये हमारे पक्ष की नहीं होगी। खैर मैंने ऐसे उनसे जब पूछा तो उनका एक शब्द था कि मोदी जी ने सबसे बड़ा जो काम किया है, जो 3 तलाक वाला, हम मोदी जी को वोट करेंगे। मोदी जी का वोट करने का मतलब है भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे, भडाना जी को वोट करेंगे, तो मुस्लिम समाज का वोट भी भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। ठीक है, तो इनकी एक और बात आपसे पूछूं, अगर ये प्रश्न की जाति वाली राजनीति, हम सुदर्शन न्यूज में रह के हम कहते हैं हिंदू हिंदू हैं, हम जातियों में बांटने की बात को नहीं मानते, हम नहीं कहते कि कोई ये है वो है, हम मानते हैं सब हिंदू एक हैं। लेकिन फिर जातिगत जनगणना, इस तरीके की शब्द का इस्तेमाल करना, फिर जातियों को साधना, क्या ये उचित है आज के दौर में? क्या हिंदू एकता के लिए कोई आवाज नहीं उठाए? नहीं, देखिए अगर आप देखें, अगर ये विषय कभी उठाया तो हमारे विपक्षियों ने उठाया, और भारतीय जनता पार्टी जिस विचार को लेकर चलती है, जिस सोच को लेकर चलती है, और जो भारतीय जनता पार्टी की आत्मा है, जिसको हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहते हैं, अभी संघ की अगर किसी शाखा में आप जाएं
वहां किसी की जाति नहीं पूछी जाती, वहां कहा जाता है ये स्वयं सेवक है, चाहे वो दलित है, चाहे यादव है, चाहे ओबीसी है, चाहे ब्राह्मण है। तो भारतीय जनता पार्टी वहां से निकल कर आती है, इसलिए हम जाति धर्म की बात नहीं करते। हम मोदी जी का जो नारा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसको लेकर हम काम करते हैं। यही कारण है कि तीसरी बार कई अनुमान लगाने के बाद भी मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। बिल्कुल, इस बात की तो आपको बधाई भी जाती है। अब आखिरकार अगर मेरा आपसे ये प्रश्न रहे कि भाई, क्योंकि आपका कोर वोटर अगर देखा जाए तो चलिए मुसलमान भी आ रहे हैं, लेकिन हिंदू आपके कोर वोटर हैं, उनके हितों के लिए क्या फैसले आपके द्वारा जो लिए तो गए हैं, आने वाले क्या हैं? देखिए, आप इंतजार कीजिएगा। आज एनडीए की सरकार फिर बनी है जी। एक शुरुआत मोदी जी ने की और 5 साल के अंदर आपको उसके परिणाम नजर आएंगे। और मैं तो ये फिर कहना चाहता हूं, चाहे ये कितने भी गठबंधन कर लें, अभी आपने देखा होगा केजरीवाल जैसे उन्होंने गठबंधन किया। अभी आपने देखना पंजाब के अंदर चुनाव आने वाले हैं, क्या स्थिति होने वाली है। दिल्ली के अंदर आपने देख लिया होगा, इनको बड़ी उम्मीद थी। मैं दिल्ली में एक लोकसभा का प्रभारी इंचार्ज था और कई लोग कयास लगा रहे थे, तो मैंने कहा नहीं, यहाँ 7 सीटें आएंगी। जब मुझसे हमारे संतोष जी ने पूछा जिस सीट पर आपकी उसकी क्या स्थिति है, वहां पर कन्हैया कुमार जी प्रत्याशी थे। मैंने बड़े विश्वास से उनको बताया कि मैं सारी विधानसभा में गया हूं और भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीतेगी। और मैंने कहा इस गठबंधन का कोई लाभ कांग्रेस को या आम आदमी पार्टी को नहीं मिलने वाला, और हम सातों की सातों वहां भी जीते। तो मैं कहना चाहता हूं कि आज लोग इनके चरित्र को समझ चुके हैं। जो प्रदेशों के अंदर एक दूसरे को पानी पी पी के कोसते हो और ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हो, सिर्फ मोदी जी के भय से, उनको सपने में मोदी जी दिखाई देते हैं, वो गठबंधन करते हैं, तो वो ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। और थोड़े दिनों में आप देखना 6 महीने के अंदर ये गठबंधन समाप्त हो जाएगा और सब अलग अलग चले जाएंगे। चलिए, और एक और मुद्दा कि भाई अब ये जो सीटें अगर गिरी हैं तो इसको उठाने का कोई रोड मैप तैयार हो चुका है क्या? क्योंकि विपक्ष जो एकता की तस्वीर पेश करने की कोशिश करता है उसमें काफी कुछ सामने आ चुका है, लेकिन अब आपकी जो लड़ाई है, अगली लड़ाई जो होगी वो बहुत टफ होने वाली है, तो उसके लिए कितनी? देखिए, हमें अपनी कमियों को, कहां पर हमारी कमी रह गई जी। मैंने कहा कि जो हमने एक नारा दिया था कि 400 पार, हम ये नहीं समझा पाए कि हम 400 पार क्यों चाहते हैं। और उसी चीज को उन्होंने गलत इंटरप्रेट किया। उन्होंने कहा कि ये 400 पार इसलिए चाहते हैं कि संविधान बदली करेंगे। इसका नुकसान हमें हुआ है। हम जनता तक जाएंगे, घर घर तक इस बात को पहुंचाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने, आपने देखा होगा, आपने पिछले उस बार हमें 303 सीटें दी थी और किसी को उम्मीद नहीं थी कि धारा 370 समाप्त होगी। हमने वो फैसला हमने लिया। 3 तलाक वाला हम फैसला हमने लिया। 35 से हमने समाप्त की। राम मंदिर जो कभी सोच नहीं सकते थे, उसका प्रभु राम का मंदिर आज प्रभु वहां विराज चुके। तो आप इंतजार कीजिएगा। और मैंने आपको कह रहा हूं, आप नोट कर लीजिएगा, 6 महीने के अंदर ये गठबंधन धराशायी हो जाएगा, सब अपने अपने घर को चले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जोशी जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आशा करते हैं कि मंगलौर सीट पे कोई अच्छी खबर आपकी तरफ से हमें देखने को मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ जोशी जी थे और मुद्दा बिल्कुल मंगलौर का जो था हमने यहाँ पर उठाया है। और अब जब वोटिंग होगी तो जनता के लिए ये संदेश है कि सोच के देखिए कौन सी सरकार उनके हित के लिए वाकई फैसले लेती है, जो योजनाएं हैं किनके, उससे हित उनको कितना मिलता है। मजहब की बात सोच के केवल अगर वोट दिया जाएगा तो फिर वही बात है, फिर आप आरोप नहीं लगा सकते किसी और पर भी। इसी के साथ मुझे यानी शिवम दत्त मेहता को आज्ञा दीजिए। हम यहाँ पर मंगलौर से ये इंटरव्यू करते हुए।